मेरे प्यारे बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करने से पहले चलिए कुछ पहले बातें कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो छात्र अभी भी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जो स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास करते हैं और फिर भी वे इस वीडियो को नहीं अगर देख रहे हैं तो आप देखना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो भी स्थिति अभी बनी हुई है, जिस भयावह स्थिति का सामना पूरा विश्व कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका जो क्लास है सुचारू रूप से वह जल्द शुरू हो पाएगा। इसलिए जो भी हमारा कोर्स है, हम अपने कोर्स को मैक्सिमम जो उसका पार्ट है, सारा का सारा पार्ट हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन ही आपका कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक आपकी क्लासेस शुरू नहीं होंगी और तब तक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप बहुत पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए मेरी उनसे यही सलाह है कि आप अभी भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, क्लास आप नहीं कर रहे हो रेगुलर, तो आप अपना क्लास रेगुलर करना शुरू करो। इसके अलावा जो मैं व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करता हूँ, जो आपको होमवर्क देता हूँ, वो सारा होमवर्क आप कंप्लीट भी किया कीजिए, ठीक है। और चलिए आइए अब शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। जो है हमारा आज का टॉपिक, आज का हमने टॉपिक रखा है लवण, ठीक। कल जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसके आगे का है, और ये आपका वीडियो जो भी होगा पार्ट वाइज, आपका पार्ट वाइज जैसे क्लास चलता था उसी तरह आपका डेली आगे आगे आता जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लवण। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, तो ये दोनों आपका पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पिछले क्लास में हमने देखा कि जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसको हमने देख लिया था, ठीक। इसके अलावा जो मिट्टी होती है, मिट्टी का पीएच वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर्व प्रयोजनीय सूचक के द्वारा, इन सब चीज़ों को आपने पहले ही देख लिया है, ओके। मैंने पीएच वैल्यू पर आपको 3 वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को देखकर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो शुरू का आपका अम्ल है और क्षार है, इसका मैंने अभी तक वीडियो शूट नहीं किया है, इस वजह से अभी तक इसका आपको वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में इसका भी आपका वीडियो मिल जाएगा, ओके, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं लवण। देखिए, और लवण की बात करते हैं, साल्ट की बात करते हैं, तो ये चीज़ आप पहले ही पढ़ कर आ चुके हैं, ये कोई आप नया चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। साल्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही अध्ययन कर लिया है, ठीक। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमने पहले पढ़ा है। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था एक चीज़ कि जो धातु होता है, कोई भी अगर धातु है तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु आपने पढ़ा था, धातुएं जो होती हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कर एक तो सबसे पहले जो संगत लवण बनाता था, ठीक ना, और क्या बनाता था, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती थी, मुक्त होती थी। तो यह अगर आप अम्ल का गुण धर्म पढ़े होंगे तो अम्ल का जो पहला गुण धर्म होता है यही होता है कि अम्ल जितने भी होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण का निर्माण करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। आप एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई सोडियम क्या एक धातु है, ठीक, और सोडियम धातु की जो अभिक्रिया है मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम करा रहे हैं, तो क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो जो ये सोडियम होता है वह हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करता है, विस्थापित करता है, यानी कि एक विस्थापन की अभिक्रिया यहाँ पर होती है। अब जरा सोचिए, जब सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस। यह जो हमारा समीकरण है, रासायनिक समीकरण, अभी बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो क्लोरीन में 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 आपको मल्टीप्लाई, सोडियम 2 तो यहाँ भी इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, सोडियम भी आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो भी धातुएं होती हैं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुएं अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं
तो जो यौगिक बनता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है? आपका लवण कहलाता है। हम नीचे लिख सकते हैं, यहाँ के नीचे, कि धातु में अम्ल के साथ, धातु में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण, जिस यौगिक का निर्माण करती हैं उसे लवण यानी कि सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि जो भी धातुएं हैं आपका, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं ऐसे इसको भी, यहाँ पर क्या है? सोडियम धातु था, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था आपका, और यहाँ पर क्या है? ये जो बना है क्या? सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया आपका? एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। अब देखो, सोडियम क्लोराइड की अगर बात यहाँ पर आ जाती है तो याद रखिएगा, जो सबसे मतलब कॉमन जो आपका लवण है, जिसका यूज सामान्यतः बातचीत में हमेशा होते रहता है, वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्योंकि जो NaCl होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो आपका सोडियम क्लोराइड, सही है इसका नेम। इसके अलावा इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक, जो कि हम डेली क्या करते हैं? यूज में लाते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि आपका साधारण नमक, जो कि एक बहुत ही कॉमन लवण है। एक चीज छूट गया है, हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग अभी तक नहीं बनी है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज लवण यानी कि सॉल्ट। ये हो गया आपका। अब देखिए, जो लवण का जो निर्माण होता है, लवण का जो निर्माण का जो प्रक्रिया है, ये एक ही नहीं होता है। आप और कुछ पढ़ कर आए हैं पीछे जब आप अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे, तो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उनका जब गुण धर्म पढ़ रहे थे, तो अम्ल और क्षार के गुण धर्म में हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि, मैं इसको मिटा देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल, वो क्या करता है? जब वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, प्लस में क्या बनाता है? जल बनता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं ऐसे भी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका एक सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो गया, प्लस में एक क्षारक ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं क्षारक। ठीक, यहाँ पे HCl क्या है आपका? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया ये कैसे होती है? तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर पहले दोनों क्या होता है? आयंस में टूटते हैं। ये H+ में टूटेगा, Cl- में टूट जाता है। यह आपका टूटता है Na+ की तरफ, और ये टूटता है OH- में। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? इसका नेगेटिव आयन और इसका जो पॉजिटिव आयन होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि Na+ और Cl- क्या जुटकर बन जाता है आपका NaCl, या NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर बन जाते हैं H2O, जल। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये बन कर आया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। ये आपका क्या है? जल है। अब आपने एक चीज और देखा कि अब यदि कभी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। ठीक ना, जैसे हमने पीछे लिखा है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है वह लवण कहलाता है। तो उसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसमें से एक क्या होता है? आपका लवण होता है। क्योंकि यहाँ पर दो यौगिक मिलते हैं, एक आपका NaCl मिलता है, एक H2O मिलता है, तो दोनों में से एक तो जल हो जाता है और एक क्या होता है आपका? जो कि लवण होता है। ठीक है, नीचे लिखिएगा
इसके नीचे लिख लीजिए अम्ल अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख भी लिया कि अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके फलस्वरूप जो लवण का निर्माण होता है वो कैसे होता है। हम इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, चाहे तो आप करना चाहते हैं तो आप पीछे के चैप्टर टॉपिक जो है आपके अम्ल का जहाँ पर पढ़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने वहाँ पर किए थे। ठीक है, अब तो आपका हो गया। आगे चलते हैं। हमने यह देख लिया कि जो लवण होता है, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो दो आपको मिला पार्ट, एक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल तो लवण बनता है, और दूसरा कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ से भी क्या आपको मिलता है, लवण और जल की प्राप्ति होती है। ठीक, अब देखिए NaCl पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। NaCl इसका जो नाम होता है क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं अलग से। सोडियम क्लोराइड, ठीक, इसको आप साधारण लवण भी बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग साधारण लवण भी बोलते हैं या नमक बोलते हैं इसको हम लोग। ये बहुत ही आपका एक कॉमन होता है जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा आसानी से। अब तो ये जो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये क्या है, ऐसा नहीं कि मतलब लवण एक ही है, लवण आपका बहुत सारा है, बस लवणों का एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उस विशाल परिवार का NaCl क्या है, मात्र एक छोटा एक उसका सदस्य है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। लिख सकते हैं नीचे में कि यह लवण लवण नामक यौगिकों के विशाल परिवार का एक सदस्य है, जो आपका सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, तो सोडियम क्लोराइड एक लवण नामक बहुत बड़ा परिवार है, और उस परिवार में सोडियम क्लोराइड भी आपका एक क्लोराइड लवण के रूप में जाना जाता है, जो कि आता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, अगला टॉपिक आपका रह जाएगा आखिर में जो लवण बनता है वो कैसे बनता है। तो लवण के याद रखिएगा, लवण के दो मूल जनक होते हैं। ठीक ना, आपने देखा अभी कि लवण का जब निर्माण होता है तो लवण के दो मूल जनक होते हैं, एक आपका होता है अम्ल और एक होता है आपका क्या, क्षारक। ठीक, इसके दो मूल जो होते हैं जनक, एक होता है अम्ल यानी कि एसिड, और दूसरा जो इसका जनक होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है यानी कि बेस। ठीक है, बेसिस। तो अब देखो यहाँ से क्या हमको समझना है कि लवण के दो मूल जनक होते हैं। जैसे कि हमने NaCl देखा, तो NaCl का नाम हमने रखा था सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो इस लवण का जो नाम होता है, लवण का नाम भी आपका बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है। ऐसे समझिएगा, एग्जाम्पल पहले लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद फिर उसकी परिभाषा या उसको हम लोग कंक्लूजन के तौर पर जो भी होगा नोट अपना करेंगे। ठीक है, देखिए, तो हमने बताया कि लवण के दो मूल जनक होते हैं, अम्ल और क्षारक। ठीक ना, तो अब देखिए जो भी मतलब लवण का नाम दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक ना, तो लवण का जो नाम आता है, लवण का नाम देखिए कैसे लिखा जाता है उससे पता चले। जैसे सोचते हैं, पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं
कोई अम्ल लेते हैं और कोई एक क्षारक लेंगे और दोनों का अभिक्रिया के फलस्वरूप हम देखेंगे कि क्या बनेगा। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले अम्ल लेते हैं HCl प्लस हमने लिया NaOH। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, यह एक अम्ल है और यह क्या है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। ठीक, तो इसकी जो अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको मालूम है NaCl बनता है और साथ में बनता है आपका H2O जल। देखो हमने लवण के दो मूल जनक जो नाम लिखे अम्ल और क्षारक, इसीलिए लिखा क्योंकि जो लवण का जो निर्माण होता है वह अम्ल और क्षार के मिलने से होता है व्यापक रूप से। अब देखिए यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो जो सोडियम इसका आप नाम लिखते हैं, यह जो सोडियम आपका यहाँ पर आया है, यहाँ पर जो ये सोडियम आया है, सोडियम ये कहाँ से आया है, आपका क्षारक से निकल कर आया है कि नहीं। देखिए तो ये क्षारक था ना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक से निकल कर आया है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्षारक से जो चीज़ आपको प्राप्त होता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका सोडियम। और जो क्लोरीन आया है, क्लोरीन कहाँ से निकल कर आया है, देखिए तो आपका क्लोरीन कहाँ से गया है, इस अम्ल से निकल कर गया है क्लोरीन, तो इसलिए इसका नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो अब हम यहाँ से सीख सकते हैं किसी भी लवण का जब हम नाम लिखते हैं तो लवण का नाम लिखते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ क्षारक से निकल कर आएगा उसका नाम पहले लिखते हैं और जो आपको अम्ल से मिलेगा जो आयन उसका हम लोग बाद में रखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ से। जैसे मान लिया जाए कि H2SO4 है, ठीक, और साथ में है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यह आपको तो मालूम है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, और ये क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या एक क्षारक है। अब देखो ये आयन अगर टूटेगा तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा वो बनेगा आपका पोटेशियम K2SO4। यहाँ पर आपका जो प्राप्त होने वाला है पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, K2SO4 आपको यहाँ पर बनेगा। ठीक, साथ में क्या बनेगा, बचा यहाँ पर OH आपका, यहाँ बना आपका हाइड्रोजन बचा जो कि बन जाएगा H2O जल। कोई प्रॉब्लम, अभी ये आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, ऊपर वाला भी ये बैलेंस नहीं था, इसको आप बैलेंस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 यहाँ से आपको मल्टीप्लाई, ऊपर वाला सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अणु है टोटल, ठीक ना। इसके अलावा अब बैलेंस इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मेन जो प्रॉपर अभी जिस पर हम काम कर रहे हो आपको नाम लिखने पर, कहाँ पर नाम लिखने पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर जो ये बना ये क्या आपका लवण है ना। तो अब देखो इस लवण का जब नाम लिखने हम जाएंगे तो इस लवण का हम नाम क्या लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो यह जो पोटेशियम आया, पोटेशियम कहाँ से निकल कर, क्षार से निकल कर आया है, और हमने बताया कि क्षार से जो आयन आपको मिलेगा उसका नाम आप पहले लिखिएगा। तो इसके लिए K2 के लिए क्या लिखिएगा, आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, ठीक। और सल्फेट जो आपको वहाँ पे दिखाई दे SO4 आपका, ये कहाँ से निकला, अम्ल से निकल कर आया, ठीक ना। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम सल्फेट। एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह का कभी आपसे प्रश्न पूछता है आप इसको ऐसे ही दिमाग लगाइएगा और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं, तो इसको हम चाहें तो जो भी हमने पढ़ा इस पूरे चीज़ को हम समराइज कर सकते हैं और निष्कर्ष के रूप में एक बात लिख सकते हैं, ठीक ना। लिखिए यहाँ पर नोट करके कि लवण यानी कि सॉल्ट के नाम का पहला भाग, किसी भी लवण के नाम का जो पहला भाग होता है, यानी कि इसका सोडियम आया है, सोडियम कहाँ से प्राप्त है, आपका क्षारक से प्राप्त होता है। भाग क्षारक यानी कि बेस के नाम से आता है तथा दूसरा भाग जैसे कि यहाँ पर क्लोराइड है, कहाँ से आएगा आपका अम्ल के, दूसरा भाग अम्ल
दूसरा भाग अम्ल के नाम से आता है। ठीक है, क्लियर है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए कुछ नोट देखते हैं। पहला नोट देखिएगा कि HCl के लवण जो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपको लवण प्राप्त होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? HCl के लवण को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड लवण, है ना। क्लोराइड लवण हम लोग उसको कहते हैं। देखिए, ये जो आपका नाम ऐसे होता है नॉर्मली जो लास्ट में आपका रहता है उसी के आधार पर करते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं कि सल्फेट रहेगा लास्ट में आपका, जैसे सोडियम सल्फेट है तो आपका सल्फेट लवण कहलाएगा, ठीक ना। तो जो भी मतलब लास्ट में आपका होता है लवण के नाम का जो लास्ट वाला भाग होता है, जो कि नॉर्मली आपका कहाँ से आता है, अम्ल से आता है, उसी के आधार पर उसका हम एक परिवार बनाते हैं। जैसे क्लोराइड लवण का क्या हो जाए, एक परिवार हो जाएगा, ठीक ना। क्लोराइड लवण के परिवार में आपका मैग्नीशियम क्लोराइड भी आ सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी आ सकता है, ठीक ना, बहुत सारे आ सकते हैं क्लोराइड। अब उसी तरह से इसमें आपका क्या आ सकता था, इसमें आपका आ सकता है जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड भी, Cl2 भी आ सकता था। इस लवण को क्या कहेंगे, आप क्या बोलिएगा, क्लोराइड लवण ही बोलिएगा, ठीक। MgCl2 भी आपका आ सकता था, इसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये किस में चला जाएगा, क्लोराइड लवण ये कहलाएगा आपका। उसी तरह से आप देखेंगे अगर तो मान लिया जाए कि H2SO4 है, अगर H2SO4 ये आपका एसिड ग्रुप में इसको यूज कर रहे हैं अगर, तो इसका जब क्षारक के साथ अभिक्रिया होगा तो जो कुछ भी आपका बनने जाएगा कि लिख सकते हैं H2SO4 के लवण को क्या बोलिएगा, देख सल्फेट है ना यहाँ पर, को सल्फेट लवण कहा जाता है, कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर आप देखें आगे नीचे, तो अगर आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल अगर होता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, तो इसके लवण को, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या बोला जाएगा, NO3 आपका क्या है, आपका नाइट्रेट है ना, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रेट लवण, नाइट्रेट लवण कहा जाता है। फिर आप बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो जो आपका कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल कहने का मतलब H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो कार्बोनिक अम्ल का जो लवण होगा, कार्बोनिक अम्ल जब किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो आपको लवण हमको प्राप्त होगा, उस लवण को हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है आपका कार्बोनेट लवण, कार्बोनेट लवण कहा जाता है। कोई दिक्कत। तो मैंने आपको बता दिया नोट में कर कि अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक के लवण को हम क्लोराइड लवण बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को हम लोग सल्फेट लवण बोलेंगे, जो नाइट्रिक अम्ल है इसका लवण जब होगा उसको नाइट्रेट लवण बोलिएगा, और जो कार्बोनिक अम्ल होगा इसका जो लवण आपको तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट लवण कहते हैं। और ये देखिएगा क्लोराइड आपका, सल्फेट लवण, नाइट्रेट लवण, कार्बोनेट लवण, इन सब लवणों का क्या है, एक लवण का ये परिवार है। इसके परिवार में बहुत सारे लवण आ सकते हैं। सल्फेट लवण भी आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। कॉपर सल्फेट होता है आपका, मैग्नीशियम सल्फेट होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट भी बन सकता है, ठीक। उस तरह नाइट्रेट की बात करेंगे तो नाइट्रेट भी आपके बहुत सारे बन सकते हैं, कार्बोनेट भी आपका बन सकता है बहुत सारे, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। तो आपके बनाने के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, ठीक ना। अब हम चर्चा करते हैं, एक और आपका छूट रहा है, लिखेंगे लास्ट में, जैसे आपका जो CH3 एसिटिक अम्ल जो होता है, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल का जो लवण होगा, यानी एसिटिक अम्ल जब किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो लवण आपको प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं एसिटेट लवण कहा जाता है। इतने ही प्रकार के लवण आप नॉर्मली देखिएगा, ठीक ना।
तो आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा कि किस प्रकार का लवण है, क्या बनेगा, क्या कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका नाइट्रेट लवण, कार्बोनेट लवण, एसीटेट लवण या सल्फेट लवण। तो आप याद रखेंगे नाइट्रिक अम्ल का जो लवण होगा वह नाइट्रेट लवण के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से किसी में से भी एक आपका 5 मैंने दिया है, कोई आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी किताब को आप देखिएगा ध्यान से तो बहुत सारा उसमें इन्फॉर्मेशन आपका कम दिया जाता है, और आप घर पर भी सोचते हैं कि एनसीईआरटी किताब को किस तरह से पढ़ लिया जाए, तो बिना किसी की हेल्प के आप उसको नहीं कर सकते हो। आपको कोई ना कोई साइड बुक प्रेफरेंस में रखनी पड़ेगी। तो आप नॉर्मली हमारे जो बच्चे होते हैं भारतीय वन किताब पढ़ते हैं, तो आप कोई एक किताब पढ़ते रहो। उसके अलावा अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको मैं सारा चीज़ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख लवण और उनके सूत्र। देखिए यहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका लवण का नाम देगा, बोलेगा इसका सूत्र क्या है। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताइए क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण का सूत्र क्या होता है। ठीक ना, तो इसमें आपको मैं कुछ लवण के नाम बता देता हूँ और कुछ सूत्र उसका बता देता हूँ, आप उसको याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपका, चलिए, तो एक तरफ आप लवण का नाम रखेंगे, जैसे इधर लवण हो जाएगा और इधर आपका इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, आप खुद से करते जाओ, मैं आपको कराते जा रहा हूँ और आपको आता है, आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है। कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोडियम क्लोराइड अगर आप लिखना चाहते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड जो बनता है आपका 2 आयन से बनता है। एक इसमें क्या Na+ का होता है और यहाँ पर क्या होता है Cl- होता है। तो जब ये दोनों आपका आयंस दोनों का आप सेम है, मतलब एक प्लस एक नेगेटिव है, 1 ही है, इसमें क्या होता है आप इसको कंबाइन करके जब लिखिएगा तो NaCl आपका लिखा जाता है। तो ये चीज़ जो मैं करना आपको पहले से 9th क्लास में मैंने आपको ये चीज़ करना पहले ही सिखा दिया है। ये कोई भी सूत्र को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी रासायनिक फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है। दूसरा लिख सकते हैं यहाँ से सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, आप लिख लो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो होता है CaCl2। CaCl2 कैसे आता है, क्योंकि कैल्शियम का देखिए तो 2+ होता है और Cl का कितना होता है, माइनस होता है। तो चूंकि यहाँ पर 2 लगा है, 2 क्लोरीन है, तो 2Cl- हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आयंस की बात करेंगे तो कैल्शियम का कितना 2 आयन है और इसका भी कितना है 2, यहाँ पर क्लोरीन क्या होता है Cl-1 होता है, यानी इस पर यहाँ पर 1 जो चार्ज में रूप में है -1 है, यहाँ पर कितना +2 है। तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्रॉस होता है, यानी कि इसका जो आयंस इसके साथ आ जाएगा, इसका इसके साथ चला जाएगा। तो Ca1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और Cl के साथ क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा, यहाँ पर CaCl2 आपका कैल्शियम क्लोराइड इस तरह हो जाता है। तो ये चीज़ आपका हो गया, हम लोग पहले ही करके सीख लिए हैं। अगला है आपका 3 नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड आपका हो जाएगा MgCl2। 4 नंबर पर लिखेंगे जिंक क्लोराइड। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, बहुत सारा आप बना सकते हो। जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड का क्या हो जाएगा ZnCl2। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया। अब हम और लिखते हैं, जैसे कुछ हम सल्फेट का वर्ड लिखते हैं, सोडियम सल्फेट। ये जितना भी हमने लिखा था क्या था, सारा का सारा आपका क्लोराइड लवण था, ठीक ना।
अब हम जो लिखने जा रहे हैं सल्फेट लवण के, सोडियम सल्फेट, तो क्या होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट पर आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका हो जाएगा MgSO4। MgSO4 इसका इसलिए हो जाता है क्योंकि मैग्नीशियम का भी देखिएगा तो 2 होता है आपका संयोजकता, और सल्फेट आयंस का भी देखिएगा तो 2 होता है, ठीक, इसलिए इसका MgSO4 होता है। उसके बाद आप लिख सकते हो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ठीक। आप और लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं आप, पोटेशियम सल्फेट भी लिख सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, इसका हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 हो गया। आप और लिख लो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये देखिए थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप भूल जाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है 3 होती है, और जो सल्फेट आयन होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। उसी के आधार पर जब क्रॉस करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, तो ये क्या होता है, एल्युमिनियम वाला 3 यहाँ पर और सल्फेट का 2 यहाँ पर आपका चला आता है। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट जो आपका लवण बनता है, इसका जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस और SO4। अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस और SO4 आपका साथ में हो गया। तो ये आपने क्या देखा, ये पूरा का पूरा क्या है, जितना इधर हमने लिखा सब क्या है आपको, ये सब आपका क्लोराइड लवण कहलाता है, क्लोराइड लवण है। कोई दिक्कत? हाँ, क्लोराइड लवण का निर्माण कब होता है, आपको एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यह जो आपका क्लोराइड लवण यहाँ पर बना है वो आपका बना हुआ किसके द्वारा, तो हो ना हो वहाँ पर HCl आपका अम्ल के रूप में यूज किया गया होगा, तभी ना आपका इसका नाम आया क्लोराइड लवण। हमने लिखा भी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो लवण प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड लवण बोलते हैं। उस तरह से अगर ये आपका पूरा का पूरा ये क्या होगा, परिवार आपका सल्फेट लवण कहलाएगा ना, ये क्या आपका सल्फेट लवण का परिवार है। तो सल्फेट लवण कब बनता है, जब आपने एसिड ग्रुप में क्या यूज़ किया होगा, यहाँ पर H2SO4 यूज़ किया होगा, तब जाकर क्या मिला होगा आपको, सल्फेट लवण का निर्माण हुआ होगा, ठीक। तो कभी कभी देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको दे देगा सिंपल से कि कॉपर सल्फेट आपका दे देगा, ठीक ना, कॉपर सल्फेट एक लवण है, तो पूछेगा ये कॉपर सल्फेट जो लवण आपका बना है, इस लवण को बनाने के लिए आप जो अम्ल और क्षारक लेंगे वो अम्ल कौन सा होगा, वो क्षारक कौन सा होगा, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। अगर ये सल्फेट लवण है, एक तो चीज़ तो कन्फर्म है कि अम्ल हमारा H2SO4 होगा, ठीक, और दूसरा बात यहाँ पर क्या आ रहा है, Cu है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेंगे, एक कोई क्षारक, कॉपर के द्वारा कोई क्षारक का निर्माण कर लेंगे, आपका वो रिएक्शन कराकर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ये आपका सल्फेट हो गया। अब आगे और चर्चा करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नाइट्रेट लवण का, जैसे कि आ जाएगा आपका सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद आ जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा K, और सोडियम के नाइट्रेट का भी कितना होता है, NO3 माइनस होता है, तो इसका आप लिख सकते हैं NO3, केवल KNO3, ठीक ना। याद रखेंगे कि जो आपका नाइट्रेट आयन होता है ये जो टूटेगा जब, तो NO इसका जो चार्ज होता है -1 चार्ज होता है, यानी इसकी जो संयोजकता होती है केवल 1 होती है, ठीक ना। इसके बाद लिख लीजिए आप सोडियम, सोडियम कार्बोनेट लिखिए,
सोडियम लिखिए और कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Na, ठीक ना, कार्बोनेट। अब देखिए जो कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट आयन यानी कि CO3 होता है कार्बोनेट आयन, और इस पर चार्ज होता है 2-, ठीक। तो इसका वैलेंसी इस पर जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आगे सोडियम कार्बोनेट हो गया ना, आप लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हो जाएगा Ca, कैल्शियम कार्बोनेट Ca। तो कैल्शियम का भी याद रखिए 2+ होता है, और 2+ होता है, और CO3 क्या क्या होता है 2- होता है। तो इस कंडीशन में दोनों जब बराबर होता है तो क्या होता है, कैंसल आउट, या केवल जो होता है एज इट इज जिसको केवल लिख देते हैं। CaCO3 आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक। अब लिख सकते लिए एक देख लेते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, CH3COONA, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो सोडियम एसीटेट आया है, यह जो आपका लवण बना है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यह क्या है, एसीटेट लवण है। और आपको ये मालूम होगा कि जो एसीटेट लवण जो प्राप्त होता है हमें, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो लवण होता है, एसिटिक अम्ल का जो लवण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट लवण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यह आपका जो भी कुछ महत्वपूर्ण लवण था उसका सूत्र हो गया, कैसे लिखा जाता है ये भी हमने देख लिया, किस परिवार से वो बिलोंग करता है वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि लवण का जो गुण धर्म होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग आपकी हो जाएगी लवणों के गुण धर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, लवणों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। देखिए तो सबसे जो पहला गुण होता है लवण का, कि जितने भी लवण होते हैं मैक्सिमम जो अधिकांशतः लवण क्या होते हैं, वो ठोस होते हैं। आप देख लो तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट हम लोग, अधिकांशतः लवण ठोस होते हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो नोट कर सकते हैं कि जो भी लवण होते हैं, आप देखिएगा कि लवणों का जो गलनांक होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, और जो उनका क्वथनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या होता है, बहुत ही आपका हाई होता है, उच्च होता है। लिखिए नेक्स्ट में लवणों के गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है यानी कि हाई होता है, उच्च ठीक है। तीसरा पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो आप देखते हैं कोई भी नमक है या कोई भी लवण जो होता है वो अक्सर क्या होता है, जल में विलय होता है, ठीक। इसका अगर आप जांच करना चाहते हैं कि लवण जो होता है जल में विलय होता है कैसे, तो आप समुद्र का जो पानी होता है आप उसको ले लो, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं। तो देखिए उसमें आपके बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। तो अगर समुद्र के पानी में लवण पाया जाता है यानी कि जो लवण होते हैं क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। लिखेंगे लवण जल में विलय होते हैं, लवण क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट हो जाएगा, लवणों के जलीय विलयन, लवणों के जलीय विलयन
विद्युत का चालन करते हैं। अर्थात विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, नहीं कोई भी आप लवण लीजिएगा, जब उसको हम जल में डालते हैं क्या होता है आपका, वो आयंस में टूट जाता है। जैसे कि अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो आपका Na+ और Cl- में आपका टूट जाएगा। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी और कोई भी लवण है या कोई भी यौगिक है, अगर विद्युत का चालन करता है, उसका जलीय विलयन, तो उसको आयंस में टूटना जरूरी है, क्योंकि करंट के प्रवाह के लिए आयंस का होना क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आपका या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, या कोई भी अगर सल्फेट लवण है आपका, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, जब उसको आप जल में डालिएगा तो क्या होगा, वो 2 भागों में टूट जाएगा। वह 2 आयंस के रूप में टूटेगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालन वहाँ से संभव हो पाता है। यानी कि जितने भी लवण होते हैं क्या होते हैं, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। हो गया। अब देखिए 5वां लिख सकते हैं, लवण क्या है, एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें ये आयंस में टूटता है, इसके 2 आयंस होते हैं। नॉर्मली किसी भी लवण के क्या तो 2 आयंस होते हैं, एक आपका धनात्मक आयन होता है, एक आपका ऋणात्मक आयन होता है। लिख सकते हैं आगे, प्रत्येक लवण धनावेशित आयन, ठीक ना, धनावेशित आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन, अंग्रेजी में कैटायन, तथा ऋणावेशित आयन यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एनायन से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी लवणों के जो गुणधर्म होते हैं, जो भी उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे की कक्षा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कुछ भी पढ़ना है आगे देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।